ओए देखिए भैया, तो लास्ट क्लास मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर बताया था, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, अभी आप देखोगे, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है स्ट्रेस स्ट्रेन कर का। मैंने क्या किया था, एक वायर लिया था, वायर को खींचा खींचा, जिस फोर्स से खींचा उसकी वजह से उसके अंदर क्या है, स्ट्रेस आया। और स्ट्रेस आते के साथ ही क्या हुआ, उस वायर की लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। छोड़ा, वायर ने अपनी शेप को रिगेन कर लिया वापसी। इसका मतलब मैं वायर की इलास्टिक लिमिट के अंदर था। मैंने फिर फोर्स बढ़ाया, उससे ज्यादा फोर्स बढ़ाया, उससे ज्यादा स्ट्रेस आ गया, और उसको फिर छोड़ा, वायर ने फिर क्या किया, अपनी शेप को रिगेन कर लिया, मतलब मैं इलास्टिक लिमिट के अंदर था, ठीक है। और ऐसा कब तक होता रहा, जब तक मैं ए पॉइंट तक नहीं पहुंच गया। यहां पर आपका ए पॉइंट तक ग्राफ एकदम सीधा है, तो इसका मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेस एक दूसरे के क्या है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब हुक्स लॉ क्या हो रहा है, ओबे हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं ए पॉइंट के बाद गया, ए पॉइंट से ज्यादा, ए पॉइंट पे जो स्ट्रेस था उससे ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया, तब देख रहे भैया ग्राफ क्या हो गया, कर्व हो गया। क्या हो गया, ग्राफ का स्लोप नीचे आ गया। स्लोप मैंने कल बताया था आपको, स्लोप जब कम कब होता है, जब आपका स्ट्रेन यानी बेस, यहाँ पर स्ट्रेन देखिए, आपको याद है स्लोप क्या था, स्लोप था क्या, स्लोप था स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है। हम देख रहे हैं स्लोप जो है आपका यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्ट्रेन के, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जब आप बी ए से ऊपर चले गए, तो आपने जितना थोड़ा सा स्ट्रेस लगाया, लेकिन स्ट्रेन क्या आ गया, ज्यादा आ गया, इसलिए ग्राफ का स्लोप क्या हो गया, नीचे गिर गया, ठीक है। आपने ए से बी के बीच में फिर दोबारा से वायर किससे स्ट्रेस हटाया, मतलब वायर को अनलोड किया, वायर ने फिर दोबारा से अपनी शेप को क्या किया, पूरा रिगेन कर लिया। ऐसा इसने बी पॉइंट तक किया, बी पॉइंट पर ही आपने क्या किया, स्ट्रेस हटाया, और वायर ने फिर अपनी शेप को क्या किया, रिगेन कर लिया। कहां पर आ गया, ओ पर। ओ पर आने का मतलब है कि स्ट्रेस भी जीरो और स्ट्रेन भी जीरो, ठीक है। हमारे में उंगली थी, हमने और उंगली की इसमें, हमने कहां पहुंचा दिया, बी से सी पर। कहां पहुंचा दिया, हमने स्ट्रेस को और बढ़ा दिया। आप देख रहे हो यहाँ पर बी से सी में स्लोप क्या है, लाइन एकदम लेट चुकी है, लाइन एकदम क्या हो गई है, यानी स्लोप क्या हो गया, बहुत कम हो गया। स्लोप बहुत कम होने का मतलब स्ट्रेन क्या हो गया होगा, बहुत ज्यादा। यानी आप थोड़ा सा स्ट्रेस में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, थोड़े से स्ट्रेन में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, तो इसका मतलब स्लोप क्या हो गया, लाइन का गिर चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया भैया, सी पॉइंट पर अनलोड कर दिया वायर को। अनलोड करने का मतलब स्ट्रेस जीरो कर दिया, और स्ट्रेस जीरो किया, जीरो कर दिया स्ट्रेस, लेकिन भैया स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ, स्ट्रेन यहां पर आ गया, मतलब इतना स्ट्रेन आ चुका है, जीरो स्ट्रेस पर स्ट्रेन आ गया। जब जीरो स्ट्रेस पर स्ट्रेन आ जाता है तो वायर क्या हो गया, डिफॉर्म हो चुका है। क्या हो चुका है, डिफॉर्म हो चुका। और ये डिफॉर्मेशन क्या होती है, लेस देन 1%। मतलब अगर आपने 100 मीटर का वायर यूज किया, तो उसके अंदर जो लेंथ बढ़ी है वो 1 मीटर से कुछ कम बढ़ी है, मतलब जो नई लेंथ आएगी वो 101 मीटर से कुछ कम आएगी। वायर बढ़ चुका है, ठीक है भैया, समझ गया। अब वायर क्या हो गया, डिफॉर्म हो चुका है। अब वायर की इलास्टिसिटी क्या हो गई है, खत्म, इलास्टिसिटी के पार चला गया। फिर मैं सी के बाद जितने भी पॉइंट्स पर मैं नए नए पॉइंट्स पर गया, इतना स्ट्रेस लगाया तो इतना स्ट्रेन आया, इतना स्ट्रेस लगाया तो इतना स्ट्रेन आया। ऐसा वायर कितना बड़ा, 30%। ये स्टील वायर के लिए बताया जा रहा है। अगर मैं गोल्ड वायर की बात करूं तो 30% से कई गुना ज्यादा होता है, लगभग 1000% गोल्ड वायर बढ़ जाता है। गोल्ड वायर की लंबाई अपनी जो लेंथ लोगी हो ना, उससे 1000 गुना ज्यादा लंबा कर सकते हो उसको, ठीक है। चलो भैया, तो ये अलग अलग वायर के लिए अलग अलग थी, और उसके बाद जैसे 30% उसकी लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, तो भैया अल्टीमेटली क्या होता है, अब देखो भैया बहुत पतला हो चुका है वायर, वायर क्या हो चुका है, अब भैया थोड़ा सा स्ट्रेस क्या करेगा, इतना वाला स्ट्रेस जो पहले स्ट्रेस पे, पहले इतने स्ट्रेस पे नहीं टूट रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, वायर यहां तक आते आते इतना ज्यादा स्ट्रेन आ चुका है, इतनी ज्यादा लंबाई बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा पतला हो चुका है कि अब क्या हुआ, उसी स्ट्रेस पे क्या होगा, ये टूट जाएगा वायर। और इस डी को क्या कहते हैं भैया, फ्रैक्चर पॉइंट। क्या कहते हैं इसे भैया, अब वायर टूट गया, अब सारा काम खत्म हो चुका है। अब इन पॉइंट्स के बारे में मैंने कहा था लिखना है आपको, तो भैया मैंने कल अंडरलाइन करा था, लेकिन मीटिंग खत्म हो गई थी, ठीक है भैया। तो मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या करना है। इनिशियली देखिए, पहला पॉइंट जो लिखना है आपको, इनिशियली पार्ट ओ ए वाला पार्ट एकदम सीधा है, तो इसका मतलब क्या है भैया, स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के क्या है भैया, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और कहां तक है भैया, ये ए तक है। कहां तक है, तो ए को हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ए को क्या कहेंगे, क्योंकि वहां तक पूरा ग्राफ क्या है भैया, आपका स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है भैया कि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है भैया। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक। देखिए, अब ए पॉइंट तक हुआ है, ठीक है, इसका मतलब हुक्स लॉ क्या हो रहा है, ओबे हो रहा है।
पॉइंट ए को हम क्या कहते हैं भैया, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, क्योंकि वहां तक ग्राफ एकदम क्या गया, स्ट्रेट गया। ठीक है भैया। इन दिस रीजन वायर इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है अगर आप स्ट्रेस हटाओगे तो स्ट्रेन एकदम से क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एक पैसे का स्ट्रेन नहीं आना, मतलब उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा बॉडी के अंदर। अब उसके बाद क्या हुआ भैया, जैसे मैं पॉइंट ए के बाद गया तो हम देख रहे भैया इस पे थोड़ा सा स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेन क्या आ गया, ज्यादा आ गया, इसलिए स्लोप क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ आपका सीधा नहीं गया, कर्व गया। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप वायर को अनलोड करते हो ओ से बी के बीच में, तो भैया वो क्या होता है, दोबारा ओ पर आ जाता है। ओ पर आने का मतलब स्ट्रेस जीरो, तो स्ट्रेन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है। द वायर अटेन्स ओरिजिनल लेंथ द पोर्शन ओ बी। ठीक है, क्या कहता है भैया, इलास्टिक रेंज, क्योंकि अपने आप को पूरा रिगेन कर पा रहा है इस रीजन में। ठीक है भैया। और बी कॉल्ड क्या कहते हैं भैया, इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, यील्ड पॉइंट। एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि आप खींच रहे हो वायर को, आपको स्ट्रेस लगा रहे हो, तो आपके द्वारा लगाया गया जो वर्क होगा वो अप्लाइड वर्क, सॉरी, आपके द्वारा जो लगाया गया फोर्स होगा उसको अप्लाइड फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, आपके अप्लाइड फोर्स ने जितना वर्क किया, अगर वायर की इलास्टिक फोर्स ने भी उतना ही वर्क कर लिया तो वायर अपनी शेप को पूरा क्या करेगा, इलास्टिक फोर्स क्या करता है, रीगेन कराता है। क्या करता है, वायर को अपनी शेप में लाता है। और आपका अप्लाइड फोर्स क्या करता है, वायर को डिफॉर्म करता है। क्या करता है, अगर आपके द्वारा डिफॉर्म करने में जो वर्क है वही रिफॉर्म करने में वर्क आ जाए तो भैया वायर के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, वायर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। समझिए भैया, मतलब आप इलास्टिसिटी के अंदर हो। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है ओ से लेके बी तक में, तो इसका मतलब आपके द्वारा इलास्टिक फोर्स ने जो वर्क डन किया है कंजर्वेटिव नेचर का, कैसा नेचर का है, तो जितना वर्क ऊपर जा रहा है अप्लाइड फोर्स कर रहा है उतना ही क्या कर रहा है, वो नीचे कर रहा है, नेटवर्क क्या हो जा रहा है, जीरो। क्या हो रहा है, तो ये आपको मैंने बताया था कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी होती है कि बर्डन इन राउंड ट्रिप इक्वल्स टू में जीरो। राउंड ट्रिप ही तो है, ओ से ए पे गया, ओ से बी पे गया, फिर बी से नेटवर्क क्या गया, ओ से बी तक गया, कौन ले गया, अप्लाइड फोर्स, और बी से ओ पे कौन लाया, इलास्टिक फोर्स। वो कैसा नेचर का है, कंजर्वेटिव। तो वर्क क्या हो गया, जब ऊपर ले आ रहे थे, जब ऊपर ले आ रहे थे तो इलास्टिक वर्क, जो इलास्टिक फोर्स जो कर रहा था वो इलास्टिक तो हमेशा नीचे लगेगा। कहां लगेगा, तो आप वायर को ओ से बी पे ले आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ओ से बी, फोर्स कहां लग रहा है, बी से ओ, वर्क क्या हो रहा है, नेगेटिव। लेकिन जब आपने छोड़ा बी पॉइंट पर तो वायर अपनी पोजीशन पर वापसी आएगा ऊपर, तो फोर्स भी बी से ओ की तरफ आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी वायर के अंदर क्या हो रहा है, बी से ओ पे आ रहा है। तो यहाँ पर वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। तो ऊपर जाते वक्त नेगेटिव, नीचे आते वक्त तो नेगेटिव क्या आ गया। अगर दोनों का सम जीरो आ रहा है तो वायर अपनी स्टेट को रीगेन कर ले रहा है। ठीक है भैया। When the material returns to original size, the burden producing the deformation is completely recovered. उतना ही वर्क हो जाएगा। ठीक है भैया। अब देखिए जैसे बियॉन्ड पॉइंट बी के बाद गया भैया, बी पॉइंट के बाद जाते के साथ ही आपने देखा भैया स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। ठीक है भैया, इसका मतलब आप इलास्टिक लिमिट के ऊपर चले गए। लोड इज रिमूव, अगर आप यहाँ पर लोड भी रिमूव करते हो फिर भी क्या होता है भैया, वायर अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापसी नहीं आ पाता। इसका मतलब आपके द्वारा किया गया वर्डन इलास्टिक फोर्स के वर्डन से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्या हो गया, अब वायर क्या होगा, कंप्लीटली डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है भैया। और भैया यहाँ पर क्या होगा, इसे परमानेंट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, परमानेंट सेट कहते हैं भैया। और यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होगा भैया, रिवर्स नहीं हो पाएगा। ठीक है। चलो अब उसके बाद नीचे आ रहा है लास्ट पॉइंट है, इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए भैया, कह रहे भैया अब हम कहाँ चले गए भैया, सी पॉइंट के बाद। सी पॉइंट पर जितना भी आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे उसकी वजह से नया नया स्ट्रेन वायर के अंदर जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता जाएगा। कब तक जुड़ेगा, जब तक कि उसकी लेंथ क्या हो जाए, 30% एक्स्ट्रा हो जाए, 30%। उसके बाद भैया सी पॉइंट के बाद क्या होता है भैया, बहुत तेजी से स्ट्रेन बढ़ेगा। ठीक है भैया। और कंस्ट्रक्शन जानते हैं भैया, जब आप किसी चीज को खींचते हो तो जब वो बहुत पतली हो जाती है ना, तो उसके जो पतले पोर्शन होते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी झुर्रियां सी आ जाती है, रिंकल से आते हैं, तो उसको कॉन्स्ट्रिक्शंस कहते हैं, वहां से टूटता है वायर। ठीक है भैया। तो भैया अल्टीमेटली वायर क्या होता है, डी पॉइंट पर टूट जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है भैया। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जिस स्ट्रेस पे टूटता है ना, उस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं भैया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इतना मैक्स, कोई भी वायर अगर कहीं पूछे भैया, कोई वायर इस स्ट्रेस पे टूट जाएगा, तो वो स्ट्रेस क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। मतलब इतना झेल सकता है वो, इससे ज्यादा नहीं झेल सकता। समझ गया भैया। तो इसको आप कॉपी करना और अच्छे से कॉपी कर लेना। ठीक है, वरना बकल तार दो भाई आप सबका। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं भैया, ध्यान दीजिए। अब जो चीज आ रही है, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं भैया, डिटर्मिनेशन ऑफ, ये तो कुछ भी नहीं है।
अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के आधार पर मटेरियल का क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे पहला भी है डक्टाइल मटेरियल। आप सब जानते हो डक्टाइल मटेरियल क्या होता है? जिसको पीट पीट कर क्या हो जाए भैया, बहुत पतला कर दिया जाता है ना। मतलब देखिए, पीटना मतलब कोई चीज अपनी शेप को चेंज कर देती है ना, तो उसका मतलब वो प्लास्टिक रेंज, प्लास्टिक हो, उसके अंदर कैसा नेचर है? प्लास्टिक नेचर। और किसी चीज को आप पीट के बहुत पतला कर देते हो ना, वो फिर भी नहीं टूटती, तो इसका मतलब उसकी प्लास्टिक रेंज क्या है? बहुत ज्यादा है। और किसी चीज को थोड़ा सा पीटो, टूट गया, तो उसकी प्लास्टिक रेंज क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, जो टूटे ही ना बहुत दूर तक, गोल्ड की प्लास्टिक रेंज बहुत ज्यादा होती है। आप उसको पीट कर आपको याद है रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट सुना था आपने, जिसमें इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की गई थी, सॉरी अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की गई थी। तो इसलिए की गई थी क्योंकि गोल्ड की फॉइल इसलिए ली गई थी क्योंकि गोल्ड से ज्यादा पीट करके पतला आप किसी को बना ही नहीं सकते। ठीक है, यानी जो गोल्ड होता है बहुत डक्टाइल होता है, बहुत ज्यादा पीट सकते हो, यानी उसकी प्लास्टिक रेंज क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। समझ गए भैया? जो जल्दी से ना टूटे, जिसके अंदर बहुत सारा स्ट्रेन आ सके, उसकी प्लास्टिक रेंज क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ध्यान रखना, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है भैया? अच्छा है देखो, प्लास्टिक रेंज कहां से स्टार्ट होती है? प्लास्टिक मतलब क्या होता है? उसके अंदर स्ट्रेन आ रहा है, उसके अंदर क्या आ रहा है? स्ट्रेस जीरो करने पर भी स्ट्रेन आ रहा है, तो इसका मतलब प्लास्टिक रेंज उसकी स्टार्ट होगी। अब बताओ प्लास्टिक रेंज किसी की कब स्टार्ट होती है? जब इलास्टिक लिमिट के मैं ऊपर चले आऊं, क्योंकि इलास्टिक लिमिट तक तो अपने आप को रीगेन कर लेता ना, उसके अंदर कोई चेंज आता ही नहीं है, कोई स्ट्रेन आता ही नहीं है। इसका मतलब जो प्लास्टिक रेंज है उसकी कहां से स्टार्ट होती है? इलास्टिक लिमिट के बाद। अब ये हमने क्या किया, वायर को दो तीन हथौड़े मारे, इलास्टिक रेंज के ऊपर निकल गया, पीटने लगा, टूट ही नहीं रहा, पतला होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, और पतला कर दो, और पतला कर दो। इसका मतलब उसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या भैया? बहुत दूर है। कहां है? अभी वो टूटेगा। तो ध्यान रखना, डक्टाइल मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है? जो इलास्टिक रेंज के बाद भी बहुत दूर तक क्या हो? फैले, बहुत ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेन है, यानी उसका प्लास्टिक रेंज क्या? बहुत। ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं भैया? डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। ऐसे मटेरियल ज्यादा टूटते नहीं है, ये फैलते हैं, और इनका इस्तेमाल होता है भैया शीट वगैरह बनाने के इस्तेमाल में। समझ गए भैया? ध्यान दीजिए क्या क्या लिखना है। डक्टाइल मटेरियल, द मटेरियल विच हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज, किसके पास क्या होता है भैया? ऑफ एक्सटेंशन कॉल्ड द डक्टाइल मटेरियल एज शोन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखिए भैया गला थोड़ा बड़ा बेकार बना रखा है। ये भैया क्या? इलास्टिक रेंज है, इलास्टिक लिमिट है, और जो इसका फ्रैक्चर पॉइंट है वो बहुत दूर तक होता है। इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट, टूटने के पॉइंट के बीच में सेपरेशन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, वाइड सेपरेशन होता है, ये जल्दी से टूटता नहीं है। समझ गए भैया? पतला करते जाओ। देयर फ्रैक्चर पॉइंट इज वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द इलास्टिक लिमिट, वाइडली मतलब बहुत ज्यादा दूर। ठीक है भैया? सच मटेरियल अंडरगो द इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द लेंथ, ऐसे मटेरियल को हम कितना भी खींचे वो खिसते चले जाएंगे, टूटेंगे। समझिए भैया? और दे कैन ऑल्सो ड्रॉन, इनका इस्तेमाल किसमें दिया था भैया? वायर बनाने में। एग्जाम्पल में कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम और गोल्ड। क्या है भैया? गोल्ड भी इसका एग्जाम्पल है। समझिए भैया? एक्सेट्रा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हो गया भैया। ठीक है भैया? फिर ब्रिटल आता है। ब्रिटल क्या होता है भैया बताइए? तो टूट गया है जो जल्दी से। ठीक है भैया? कांच देखा, कांच मोड़ा, टूटा, थोड़ा भी मुड़ा, टुक से टूट गया। इसका मतलब उसकी इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट क्या? बहुत। उसके अंदर प्लास्टिक रेंज है ही नहीं, हथौड़ा मारो उस पर, क्या फैलता है? क्या नहीं फैलता, टूट जाता है। इसका मतलब उसकी इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं। जैसे उसकी इलास्टिक लिमिट के बाहर गया वैसे क्या होगा? टूट जाएगा। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट देखा आपने? पेंसिल में लगा होता, थोड़ा सा भी उसको टेढ़ा करो, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाए, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? तुरंत क्या होता है? टूट जाता है। इसका मतलब उसका ब्रेकिंग पॉइंट और उसका इलास्टिक लिमिट बहुत पास में। डक्टाइल मटेरियल, सॉरी ब्रिटल मटेरियल का। ठीक है भैया? तो वही लिखा हुआ है भैया, कह रहा भैया द मटेरियल विच हैव वेरी स्मॉल रेंज ऑफ प्लास्टिक, मतलब एक्सटेंशन होता ही नहीं इनके अंदर, मतलब इलास्टिक और ब्रेकिंग दोनों चिपके होते हैं, पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट दोनों एक ही साथ होते हैं, called brittle material. Such material breaks as soon as their stress is increases beyond the elastic limit. Elastic limit के जैसे आप elastic limit से ज्यादा एक्स्ट्रा आप स्ट्रेस लगाते हो वैसे क्या होते हैं भैया? टूट जाते हैं। ठीक है? Their breaking point lies just close to their elastic limit. उनका breaking point elastic limit बहुत पास में होता है। एग्जांपल में भैया क्या आता है? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जानते हो भैया? नलका देखा? नलका जिस आयरन का बना होता है उसको कास्ट आयरन कहते हैं। हार्ड आयरन होता है, उसको थोड़ा भी टेढ़ा करोगे ना, वैसे तो आपको बड़ा मजबूत दिखता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा भी टेढ़ा बेड़ा होगा ना तो टूट जाता है। ठीक है?
ग्लास हो गया, ठीक है, सेरेमिक हो गया, पता नहीं क्या होता मेरे को नहीं पता, ठीक है भैया, केमिस्ट्री का हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आता भैया इलास्टोमर, क्या आता है? आता भैया इलास्टोमर, देखिए भैया, इलास्टोमर ऐसा मटेरियल होता है जो हुक्स लॉ को अबे ही नहीं करता, हुक्स लॉ को फॉलो, मतलब इसका स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका स्ट्रेस स्ट्रेन अलग ही चलता है, कभी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होते। लेकिन एक बात और है, इलास्टोमर की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। रबड़ देखा आपने, रबड़ खींचो छोड़ो फिर वापस आ गया, खींचो छोड़ो फिर वापस आ गया, खींचो छोड़ो फिर वापस हो गया, और ज्यादा खींचो फिर छोड़ो फिर वापस आ गया, और ज्यादा खींचो फिर छोड़ो फिर वापस आ गया। लेकिन उससे ज्यादा खींचो तो क्या होता है? टूट जाता है। इसका मतलब यह है कि भैया इसकी इलास्टिक लिमिट तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसका ब्रेकिंग पॉइंट इलास्टिक लिमिट का क्या होता है? चिपका होता है। क्योंकि आप देख रहे हो ना भैया, वो टूटने तक अपनी शेप को रिगेन कर पाता है रबड़, लेकिन उससे ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। इसका मतलब इसकी इलास्टिक लिमिट और इसका ब्रेकिंग पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, दोनों क्या होते हैं? बहुत पास पास में होते हैं। ठीक है भैया, एग्जांपल में भैया रबड़ हो गया, आपकी आर्टरीज और वेन्स जो होती है वो भी क्या भैया इसके एग्जांपल है, वो भी रबड़ खींचती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो लिखा द मटेरियल विच कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच टू द लार्ज वैल्यू, ठीक है, स्ट्रेन कॉल्ड द इलास्टोमर। फॉर एग्जांपल, रबड़ कैन बी स्ट्रेच टू द सेवरल टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, अपनी लेंथ से कई गुना ज्यादा खींच सकते हैं, बट स्टिल कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, फिर भी ये क्या करती है? अपनी लेंथ को रिगेन कर लेती है। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज इंप्रूव, ठीक है, देयर इज नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रेंज। कह रहा है भैया इसका कोई प्लास्टिक रेंज डिफाइन नहीं, मतलब इसकी लेंथ में कोई बढ़ोतरी होती है नहीं होती है, कुछ डिपेंड करता है किस तरह की रबड़ है। ठीक है, अलग अलग रबड़ में अगर कई रबड़ होती है जिसको खींच दोगे तो खींची जाती है, ठीक है, कई रबड़ होती है जिसमें नहीं, तो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रेंज नहीं होता इसका। ठीक है, ब्रेक, कह रहा है भैया ज्यादा अगर खींच दोगे तो क्या होंगे? टूट जाएंगे। इनका ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है? ब्रेकिंग पॉइंट इलास्टिक लिमिट क्या है? ए है, और ब्रेकिंग पॉइंट क्या है भैया? डी है। तो बहुत पास पास में होता है, बहुत क्लोज होता है। क्या होता है भैया? अब लिख दिया एस, समझ गया भैया? यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, इलास्टिक रीजन इज सच केस इज वेरी लार्ज बट द मटेरियल डज नॉट ओबे द हुक्स लॉ, ये मटेरियल हुक्स लॉ को ओबे, तो इनका ग्राफ कैसा गया? स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन जब तक रहेगा तब तक ही हुक्स लॉ का। एग्जांपल में भी ये लिखा हुआ है आपका, ठीक है, आर्टरीज वेन्स वगैरह ये सब क्या इनके एग्जांपल है, कॉपी कर लेना। ठीक है भैया, कॉपी कर लोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं कंसेप्चुअल। ठीक है भैया, हो गया। सबसे ज्यादा नंबर एक नंबर में कटते, ध्यान रखना, बड़े नंबर वाले क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं चुटकियों में। ठीक है, हटा दूं? ठीक है, ये मैंने करा दिया। अब देखिए न्यूमेरिकल से जो आज मैंने सुबह की क्लास में कराया था, तो आपको भी कराता हूं मैं। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, बड़ा प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। पहली बात तो देख लीजिए, यंग मॉडल्स का फॉर्मूला क्या है भैया? स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस है? कौन सा स्ट्रेस है? यंग मॉडल्स में का नाम क्या है भैया? मॉडुलस ऑफ लेंथ। क्या है? मतलब लेंथ बढ़नी है लेंथ घटनी, लेंथ बढ़नी है घटनी, यानी क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रहा है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसकी वजह से आता है? नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से। किसकी वजह से आता है? तो कौन सा स्ट्रेस है ये? और ये कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है भैया, स्ट्रेस को हम क्या लिख देते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन में एल। तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा एफ एल डेल्टा एल, और ये क्या होगा? कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये एक मोल्डस का फॉर्मूला है। ठीक है, आपको मैंने ये भी बताया था कि जिस मटेरियल का यंग मोल्डस जितना ज्यादा होता है उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? उतनी ज्यादा होती है, वो उतने ज्यादा अपनी शेप को क्या करता है? रीगेन कर पाता है। समझ गए भैया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन है ये? ठीक है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट कह रहा है लेंथ ऑफ द वायर सस्पेंडेड फ्रॉम द इंक्रीज टू इतना, इतना इंक्रीज हो गया, मतलब अपनी लेंथ में से इतना इंक्रीज हो गया। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इस वर्ड को नहीं समझ पाओगे आप क्या लिखा हुआ है। अच्छा बताओ आप क्या लिखा हुआ है? ये है क्या? ये कह रहा है द लेंथ ऑफ सस्पेंडेड वायर इंक्रीज बाय 10 की पावर -4, है क्या ये स्ट्रेन है? क्या ये इंक्रीज बाय का मतलब होता है कि जो लेंथ उसकी एक्चुअल है ना, उसके रिस्पेक्ट में इतनी इंक्रीज होगी, उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है भैया, तो ये एक्चुअल में क्या दिया? स्ट्रेन दिया हुआ है। क्या दिया बेटा? तो स्ट्रेन कितना है? ये आता नहीं है क्या? अब ये चला खराब कर दिया इन्होंने अपडेट करके। पहला कर रहे हैं भैया, ध्यान दीजिए, स्ट्रेन कितना भैया? डेल्टा एल अपॉन में एल।
क्या है 10⁻⁴ मीटर, 10⁻⁴ अच्छा हाँ स्ट्रेन की तो यूनिट ही नहीं होती तो मीटर क्यों लगा रहा हूँ, स्ट्रेन की यूनिट होती है क्योंकि ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, खत्म। स्ट्रेस कितना लगा रखा भैया, स्ट्रेस कितना है 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, यंग मॉडुलस क्या निकालना है, फॉर्मूला पता है, स्ट्रेस अपॉन द स्ट्रेन 10⁻⁴ डिवाइड बाय 10⁻⁴ सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू क्या होगी 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ये आया था 1 नंबर का। ठीक है भैया, 2003 कंपार्टमेंट, 2005 कंपार्टमेंट में ही आया था। ठीक है भैया, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आता है एनसीईआरटी क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज द रेडियस रखी कितनी भी है 10⁻10 मिलीमीटर है, क्या है बोलो तो 10⁻³ मीटर। ये सॉल्व करो 10⁻² क्या होगा -2 मीटर हो जाएगा। एरिया क्या होगा πr², पाई क्या है पाई लिख दीजिए, r क्या है 10⁻2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, एरिया आ गया। ठीक है भैया, लेंथ कितनी वायर की 1 मीटर, लेंथ कितनी है 1 मीटर है, और फोर्स कितना लग रहा है भैया 100 किलो न्यूटन, 100 किलो, 100 मतलब 10⁻2, किलो मतलब 10⁻3, तो क्या हुआ 10⁻5 न्यूटन, कितना लग रहा है। ठीक है, स्ट्रेच इट्स अलोंग, लेंथ के अलोंग स्ट्रेच क्या था, स्ट्रेस निकालना, क्या निकालना भैया, स्ट्रेस क्या होता है भैया फोर्स अपॉन में, फोर्स क्या 10⁻5, एरिया क्या रखा है ये रहा, कर लोगे भैया, सॉल्व करना पूरा, इतने पे मत छोड़ना। ठीक है, फिर क्या करा एलोंगेशन, क्या निकालनी है, एलोंगेशन मतलब नींद आ रही है क्या तेरे को, है आगे खड़ा हो, आ गया खड़ा हो के यहाँ पे आ, ध्यान नहीं है इसका बिल्कुल पढ़ाई में। क्या निकालना भैया एलोंगेशन, यानी क्या निकालना डेल्टा एल, क्या निकालना एलोंगेशन मतलब डेल्टा एल होता है, ध्यान रखना। तो भैया कैसे निकले, ओए तो हमने पता है भैया, ये पता फॉर्मूला, तो भैया डेल्टा एल क्या होगा, डेल्टा एल क्या होगा बताइए, एफ एल वाई ए, बोलो हाँ। फोर्स कितना भैया 10⁻5, लेंथ कितनी है 1 मीटर, यंग मॉडुलस रखा कितना रखा भैया, ये रहा यंग मॉडुलस। ठीक है, और भैया क्या रखा, एरिया क्या रखा, ये रहा, कर लोगे भैया। तीसरा पार्ट बस खत्म हो गया, स्ट्रेन भी निकालना, क्या निकालना है, तो भैया डेल्टा एल तो आ गया, स्ट्रेन क्या होगा तीसरा पार्ट डेल्टा एल अपॉन में एल, डेल्टा एल ये रहा और एल ये रहा, कर लोगे कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ू। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना ये अच्छे है, रमीर बेटा तू एक काम कर, गोदी में बैठे उसके, बैठे इधर देखना, उसको क्या दिख रहा है, कह रहा भैया देखिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है तो बहुत कुछ, लेकिन आपका दिमाग काम नहीं करेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या कह रहा था ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग मतलब याद है फ्रैक्चर पॉइंट वाला, वाल स्ट्रेस की बात कर रहा है जहां पे वायर टूट गया था आपका, ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना भैया 5वां, क्या भैया ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना भैया 7 गुणे में 7.8 गुणे 10⁻9 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ, हमें क्या करना है भैया, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भैया नाड़ा है किसी में, नाड़ा है, चलिए देखिए सुनिए, ये देखिए मैंने इसको इतना लटका है। ठीक है, तो आपको पता है इस वायर पे जो फोर्स लग रहा होगा इसके वजन के बराबर होगा, मान लीजिए वायर ही है, ये क्या है भैया वायर है, इसके वजन के बराबर है, मैंने इसको और लटकाया, तो इस वायर के ऊपर फोर्स और लगने लगा होगा, किस वजह से लग रहा होगा फोर्स, इसके वजन की वजह से, और लटकाया फोर्स क्या होगा और बढ़ गया, क्योंकि इसका वजन बढ़ गया होगा, और लटकाया, एक ऐसी लिमिट आएगी जो अपने वजन से ही क्या होगा टूट जाएगा अपने वजन से। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि भैया कितनी लेंथ दूं, कितनी लेंथ हो वायर की कि भैया वायर अपने वजन से क्या हो जाए टूट जाए, क्या हो जाए। भैया देखिए हेलो हेलो
ठीक है। तो भैया स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। वो दे रखा है आपको 7.8 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, यहाँ पर फोर्स एक्चुअल में क्या वेट है, क्या है, अपॉन में एरिया। 7.8 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेट क्या होता है, मास इंटू में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एरिया। 7, मैं खामखा इतना लंबा कर रहा हूं ताकि गधे बच्चों को भी समझ में आ जाए। ठीक है, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू में जी अपॉन में एरिया। वरना मैं एक पहले स्टेप में कर देता सारा कुछ, लेकिन अर्शिका ध्यान दे नो। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में लेंथ। कौन सी लेंथ, जो लेंथ पूछ रहा है, जो लेंथ रो जी अपॉन में एरिया। 7.8 इंटू 10 की पावर 9। एरिया से एरिया क्या कट मर गया, अपने को लेंथ निकालनी है। और डेंसिटी कितनी रखी है वायर की, बताना। 7.8 इंटू 10 की पावर 3। और जी कितना है भैया, 10, इसका 10 है। ठीक है, बराबर में 7.8 गुणे 10 की पावर 9। 7.8 से 7.8 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ 10 की पावर 6, और ये क्या 10 की पावर 5। तो आंसर कितना आ गया, 10 की पावर 5 मीटर। मतलब कि वो वायर अपनी इतनी लेंथ से टूटेगा। कितनी लेंथ है पता आपको, कितनी लेंथ है, 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 100 किलोमीटर। क्या है, क्या है, कौन सा क्वेश्चन है भाई। अब ये वाला करते हैं, ठीक है भैया, ये तो थोड़ा लंबा है, इसके लिए इतना में नहीं आएगा। ठीक है, हटा दो इसे। नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम ही है, ठीक है। उठा उसको चूम। हाँ, नहीं भैया, ये वाला रबड़ वाला। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो इसके लिए अकेले पूरी चाहिए इसके लिए। नहीं भैया, एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा रबड़ स्ट्रिंग 10 मीटर लंबाई है, इसकी कितनी लंबाई है भैया, 10 मीटर। ठीक है, स्ट्रेच सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, मतलब वो लटकी गई है, लटकाई गई है। तो इसके एक एंड से कैलकुलेट द एक्सटेंशन, कितना निकालना है, डेल्टा एल निकालना है। क्या निकालना है, एक्सटेंशन। ठीक है भैया, ड्यू टू इट्स ओन वेट, अपने वजन की वजह से। ठीक है, अपने वजन की वजह से इसका डेल्टा एल निकालना है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वायर कितनी रखी है, 1.5 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है भैया, यंग मॉडल्स कितना रखा है, 5 गुणे 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या लेनी है अपने को, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या निकालना, डेल्टा एल। कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। अपने वजन की वजह से एक्सपेंड होगा, क्या होगा, फोर्स क्या होगा, इसका वजन ही होगा। तो डेल्टा एल क्या होगा, याद है आपको फॉर्मूला, डेल्टा एल होता है फोर्स, फोर्स की यहाँ पे क्या लिखोगे, वेट। ठीक है, ऊपर क्या लिखोगे, लेंथ, यंग मॉडुलस, यहाँ पे क्या आएगा, एरिया। क्या आएगा, एरिया। दे ही नहीं रखा, दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, क्या करूं मैं, पड़ेगी समस्या। अब देखो हमने क्या, वजन क्या होता है, वेट क्या होता है, mg, एम क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। खत्म हो गया, एरिया लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास हो गया, जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, वेट हो गया। ये पूरा वेट एक्चुअल में, ये डब्ल्यू जो है ये होता है। एल क्या है, वॉल्यूम, रो क्या है, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम क्या होता है, मास, मास इंटू में ग्रेविटी क्या होता है, वेट, लेंथ अपॉन में वाई इंटू में ए से ए क्या हुआ, कट मर गया, सब कुछ दे रखा है, डेल्टा एल निकल गया। एल गुणे में एल, एल स्क्वायर रो जी और अपॉन में वाई। एल कितना भैया, 10 मीटर। भाई यार टाइम का पता नहीं लगता यार। ठीक है, रो कितना है भैया, ये रखा,
क्या हुआ, और वो कितना रखा है, ये रखा है, ठीक है। जी कितना रखा है 10, और यंग मॉडल्स आपको रखा है, कर लोगे भैया, हटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। कल कॉपी में देखूंगा, जिसकी कॉपी में नहीं होगा भगा दूंगा क्लास से, पहले बता रहा हूँ, जलील करके भगाऊंगा, जलील। अब देखिए भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसके आने की संभावना 100% है, एग्जाम में 100% आएगा, ये पहले बता दे रहा हूँ, लिख लो इसको, 100% आएगा, मतलब आएगा। देखिए भैया कह रहा है कंपोजिट वायर है, क्या है ये, 8वां कंपोजिट वायर, मतलब 2 वायर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये इसका एक एंड क्या फिक्स है, इसका ऊपर वाला एंड क्या है, कॉपर का बना, नीचे वाला एंड क्या बना, स्टील का, ये कॉपर है। कह रहा भैया कॉपर की लेंथ कितनी रखी है, 2.2 मीटर, ठीक है। और स्टील, ये स्टील है, स्टील की लेंथ कितनी रखी है, 1.6 मीटर। दोनों पे फोर्स लगा, अच्छा दोनों का एरिया कॉमन है, दोनों का एरिया क्या भी है, सेम है, ठीक है। और दोनों पे फोर्स भी क्या लगेगा, सेम ही लगेगा, ठीक है। इन दोनों वायर का खुद का कोई वजन नहीं है, तो मतलब वजन की वजह से कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, तो केवल जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों वायर पे इतने लग रहा है, इस पे भी एफ लगेगा, और जाहिर सी बात है इस पे भी क्या लगेगा, एफ ही लगेगा, क्योंकि जब नीचे वाले फोर्स, इसका तो खुद, इनका खुद का कोई वजन है नहीं, तो अगर नीचे आप फोर्स से खींचूंगा तो इस पे भी तो एफ ही फोर्स लगेगा ना, दोनों वायर पे फोर्स लग रहा है। कह रहा भैया मान लीजिए इसके अंदर जो एक्सटेंशन हुआ वो डेल्टा एल सी हुआ, और इसके अंदर कितना डेल्टा एल एस हुआ, कितना हुआ, तो भैया बोल रहा है आप फोर्स बताइए, फोर्स की वैल्यू क्या होगी। यंग मॉडल्स आपको दे रखा है स्टील का और रबड़ का, सही, कॉपर का यंग मॉडल्स ये रहा, और स्टील का यंग मॉडल्स ये रहा, ठीक है। ध्यान दीजिए भैया पहली इक्वेशन में क्या बना रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कॉपर के बारे में, कॉपर का क्या होगा, फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है इसलिए एफ ले लिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेंथ किसकी लूंगा, कॉपर की, ठीक है। नीचे एरिया आएगा, दोनों का सेम है इसलिए ए ले रहा हूं, और डेल्टा एलसी, डेल्टा एलसी, ये होगी आपकी पहली क्वेश्चन। अब मैं बात करूं स्टील की, स्टील के लिए फोर्स दोनों पे सेम है इसलिए एफ ले लिया, लेंथ क्या स्टील की, डेल्टा एल एस, सॉरी एल एस, एरिया दोनों का सेम है तो इसलिए क्या लिया, ए लिया, और डेल्टा एल एस ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। इन दोनों इक्वेशन को क्या करो भैया, डिवाइड कर दो, तो ये क्या होगा, वाई सी अपॉन में वाई एस, देखिए जब वो उससे डिवाइड होगा तो क्या होगा, एफ अपॉन में ए एल सी डेल्टा एल सी, कोई दिक्कत तो नहीं है। नीचे वाला जब डिवाइड होगा तो उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, ए डेल्टा एल एस अपॉन में एफ एल एस, समझ गया भाई, जब इसको डिवाइड करूंगा सेकंड इक्वेशन को तो उल्टा हो जाएगा, समझ गया। फोर्स से फोर्स क्या हुआ, कैंसिल, एरिया से एरिया क्या हुआ, कैंसिल होगा। वाई ऑफ कॉपर कितना भी है देखिए, 1.1 इंटू 10⁻⁷, और वाई ऑफ स्टील कितना है, 2 इंटू 10⁻11, 11, ये भी तो, ग्यारह, ठीक है भैया। इधर क्या बचा भैया आपका, सब कुछ कैंसिल हो गया, डेल्टा एलसी बचा, डेल्टा सॉरी एलसी, डेल्टा एलसी, एल एस डेल्टा, और नीचे का एल एस, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। ये भी कट मर गए, 1.1 और क्या डिवाइड बाय 2, डेल्टा एलसी क्या है भैया, एलसी क्या है, लेंथ ऑफ कॉपर, क्या भैया 2.2, अच्छा ये अपने को पता नहीं है। डेल्टा एल एस क्या है ये भी नहीं पता, स्टील के अंदर कितनी एलोंगेशन आई मैंने, ये क्या भैया 1.6, ये कट गया 2 बार में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये आएगा, ये 2 इधर आएगा तो 1 बाय में 4 जाएगा, ठीक है, इसको 2 को इधर ले आओगे नीचे, ठीक है। ये हो जाएगा डेल्टा एल एस डेल्टा एल सी और 1.4, ये कितनी बार गया 0.6 नहीं है, ये इसको काटा है मैंने इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा एल एस इक्वल्स टू में 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल सी, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, थर्ड ना, ये होगी थर्ड इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब देखिए क्वेश्चन में यह भी बोल रखा है, कहां गए भाई, कह रहा है दोनों के अंदर इलोंगेशन जो ही है वो 0.7 मिलीमीटर की हुई है। यानी अगर मैं दोनों की डेल्टा एल सी और डेल्टा एल एस को जोड़ूं तो दोनों का मिलाकर के क्या है 0.7 है। क्या है गिवन क्या है, डेल्टा एल एस डेल्टा एल सी क्या है 0.7 है। क्या है मिलीमीटर में भैया। आप इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये क्या है चौथी इक्वेशन है, सॉल्व करना आता है आपको, ठीक। इसकी वैल्यू डेल्टा एल एस की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो क्या होगा 0.4, इसमें से ये क्या होगा 1.4 डेल्टा एल सी हो जाएगा। जब इसकी ये वाली वैल्यू जो है ना यहां रखोगे ठीक है, 0.4 डेल्टा एल सी बराबर में 0.7, ठीक है भैया। काटा पीटी होगी तो डेल्टा एल सी की वैल्यू क्या आएगी, दिस डिवाइड बाय 0.5 आ गई। क्या आ गई 0.5 मिलीमीटर। क्या आ गया, इसके अंदर एक्सटेंशन आया भैया कॉपर के अंदर, और स्टील के अंदर कितना आएगा भैया 0.2 आएगा। कैसे पता, अगर आपको पता है भैया 0.5 जब किसके अंदर आ गया, कुल एलोंगेशन कितनी 0.7 है, 0.5 इसके अंदर ही आ गई तो 0.2 इसके अंदर आएगी। ठीक है भैया, निकाल, ये तो निकालना ही नहीं है, निकालना क्या आप सुनिए, ठीक है भैया। डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, किसका, दोनों वायर का डायमीटर दे रखा है। अब देखिए भैया अपने को निकालना है फोर्स, क्या निकालना है, ये फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होगा, यंग मॉडुलस एरिया डेल्टा एल, कोई भी ले लो इक्वेशन में, डेल्टा एल सी ले लो, अपॉन में क्या होगा एल सी। यंग मॉडुलस कितना भैया दे रखा है कि क्या, किसका निकाल रहे हो, कॉपर का। यंग मॉडुलस कॉपर कितना है 1.1 इंटू 10 पावर 11। एरिया कितना होगा पाई डी बाय में 2 का होल स्क्वायर, डायमीटर दे रखा ना भैया, ठीक है। लेंथ ऑफ डेल्टा एल सी कितना रखा भैया 0.5 है ना कॉपर के अंदर, 0.5 मिलीमीटर है, ये हो गया। और लेंथ ऑफ कॉपर कितने रखा 1.2.2 सॉल्व कर लोगे भैया। डायमीटर आपको देखा 3 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। ठीक है भैया, बढ़िया क्वेश्चन है ना, एक नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये आएगा एग्जाम में। ठीक है, बढ़ू आगे। अब कोई सा भी पीवाई क्यों नहीं है, ठीक है भैया, तो कोई सा भी करना नहीं है अपने को, ठीक है। ये वाला टुच्चा था क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे बैच में भी इतना ही कराया था, कल मैं कराऊंगा बल्क मॉडुलस, शेयरिंग मॉडुलस, ठीक है भैया, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो मिलता है कल क्लास में 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।